So, hello everyone. I welcome you all to Success Point. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट नंबर 2। अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिए, और अगर नहीं भी देखा है तो भी यहाँ पे मेरे हिसाब से सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है। और अगर देख ही लोगे फिर तो बात ही क्या, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, या चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं आई प्रॉमिस यू दैट आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरा बल्ब, और ये है वो बिजली जो हवा से गिरती है, और ये है मेरे 2 पंखे छोटे छोटे से जिन्हें मैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाऊंगा, और ये है वो वाली लाइट्स जो दिवाली पे लगती हैं। अब वैसे भी दिवाली आ रही है, और ऐसे सर्किट कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा आज, ठीक है। और ये है मेरा बड़ा सा पंखा जिसको मैं चला के इसके आगे आराम से सोऊंगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका चेहरा कुछ इस इमोजी की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें चैप्टर को। मैं आपको सब बताऊंगा कि रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे कई ऐसे रेजिस्टेंस दिए हुए होंगे, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, और हमारे पास में कौन सा है। और मैं आपको इसके बाद एक फॉर्मूला शीट भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर के माइंड मैप मतलब कि एक पेज में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हम एमीटर और गैल्वेनोमीटर देखेंगे, बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन ये क्या है भैया, ये क्या है? तो ये जो हमने बल्ब जलाया, पंखे चलाए, लाइट जलाई, विंड मिल चलाया, तो इसका ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ठीक है। तो जो इतनी सारी चीजें जला रखी हैं, इनके बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा? नहीं। चलो बहुत हो गई मजाक, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सो माय नेम इज अनमोल अग्रवाल, और हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2। तो शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है, ये रहा सर्किट। इस पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है और यहां पर एक बैटरी है। रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 3 ओम, ठीक है। और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट। या फिर जो बैटरी की वोल्टेज होती है ना, जैसे हम लाते हैं जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, जो एक नॉर्मल सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। तो ऐसी हर जो बैटरी होती है उसकी कुछ वोल्टेज होती है, तो वो हमें दी हुई है 6 वोल्ट। तो इन्होंने पूछा भाई कुछ करंट होगा इसमें सर्किट में, इन्होंने पूछा कि ये करंट बताओ भाई, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V = IR, अभी हमने देखा, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले हमने यही तो देखा था, V = IR। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। V हमें पता है 6 वोल्ट, ठीक है, और R हमें पता है 3 ओम। तो I निकाल सकते हैं क्या? V की वैल्यू 6, I × R की वैल्यू 3, तो I = 2 एम्पियर। आ गई लो, मतलब कि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। चलिए, ये इतनी बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, चलो रेजिस्टेंस मतलब कि बार बल्ब ले लो। एक जो बल्ब है और यहाँ पर मेरे पास लगी हुई है एक छोटा सा सेल। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैटरी बोल दिया होगा, बैटरी नहीं है, ये सेल है, ठीक है। इसका जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, मैंने आपको बताया था, जो सेल होता है वो क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। अब देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हमें 12 वोल्ट, ठीक है। मैं 12 वोल्ट का सेल ले आया। ये जो बल्ब है
इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। अब जैसे हमारे पास कोई अप्लायंस होता है ना, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, तो इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस खुद का भी होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे तो रेजिस्टेंस अलग से लगाया था, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस अपने आप ही होगा, कितना मैंने बोल दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम, इसके अंदर बल्ब के अंदर वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। हमसे पूछ ली करंट बताओ कितना जाएगा इस बल्ब में। अच्छा, ये बात याद रखना कि करंट कभी भी ऐसे चेंज नहीं होगा। आपके सिलेबस में इतना ही, करंट कभी भी यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, ठीक है। आई जा रहा है तो आई नहीं का रहेगा, आई रहेगा पूरे में, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको मैं ये बैटरी दे दूं, बैटरी कह रहा हूँ सेल, तो आप बड़ी वाली डंडी से करंट को निकालेंगे, छोटी वाली डंडी में करंट को घुसाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ी वाली डंडी से निकाला, छोटी वाली डंडी में घुसाया, यहाँ पे भी बड़ी वाली डंडी से निकाला, छोटी वाली डंडी में घुसाया। देखो यहाँ पे प्लस होता है ना बड़ी वाली पे, तो करंट बड़ी वाली डंडी से निकलेगा, छोटी वाली में जाएगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। ये हमें, अब मैंने आपसे पूछूंगी करंट का की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें V दिया हुआ है, तो V इक्वल टू IR लगाएंगे। V कितना है 12, I निकालना है। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो I कितना आया 3 एम्पियर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी। ये छोटी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये मैंने कि ये मेरे पास एक सर्किट है जिसमें ये लगा हुआ है और एक और लगा हुआ है, ठीक है, 2 लगे हुए हैं, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। अब बताओ बैटरी में करंट कहाँ से निकलेगा। बड़ी वाली डंडी ये है, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो करंट निकलेगा बड़ी वाली से और अंदर जाएगा छोटी वाली में। अब ऐसे जाएगा करंट और यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गया आई, यहाँ पे भी आई। मैं आपसे कह दूँ ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने आपको बैटरी की वोल्टेज दे दी 6 वोल्ट, और अगर मैं आपसे पूछूं 6 नहीं 11 ले लो, 11 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो आप लगाएंगे ये वाली इक्वेशन, ठीक है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। V हमें पता है 11 वोल्ट, I हमें निकालना है, और R क्या रखोगे इसमें 5 या फिर 6, या फिर दोनों का सम, या फिर दोनों का डिफरेंस, या फिर दोनों का प्रोडक्ट, क्या रखेंगे इसमें R, ठीक है। यही चीज हमको देखनी है। देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, दोनों को हमने कंबाइन किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो हम R रखेंगे ना, वो 6 रखेंगे या फिर 5 रखेंगे या फिर कुछ और रखेंगे, ठीक है। ये चीज हमको इस टॉपिक में देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना टॉपिक। मैं इसको देता हूं मिटा जल्दी से। अब देखो बच्चों, अगर मेरे को कोई भी 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं तो मैं किस किस तरीके से लगा सकता हूं। या तो मैं उन्हें ऐसे लगा दूं, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, मान लो ये R1 और ये R2, ठीक है। या फिर मैं उन्हें ऐसे भी लगा सकता हूं, ये देखो यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, और या फिर मैं उसे ऐसे लगा सकता हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों। इनको मैंने ऐसे लगा दिया अलग अलग। अब देखो ये दोनों मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने एक ही तार से दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अलग अलग तार लेके गए दोनों के लिए, ठीक है। तो ऐसा को बोले होंगे हम सीरीज। सीरीज सीरीज में मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन किया है, पहले ये फिर ये, और इसमें देखो ये पैरेलल लाइन जा रही है ना, इसलिए से पैरेलल। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सीरीज है फिर पैरेलल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कैसे हैं, ये मैं 3 लगा देता हूं अब की बार। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी नहीं सॉरी सेल। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में, तो मेरे हिसाब से सीरीज में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि एक ही तार से तीनों कनेक्ट हैं, तो ये हो गया सीरीज, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा दूं आपको, 3 रेजिस्टेंस फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दी बैटरी। अब आप क्या कहोगे ये तीनों कैसे हैं। अब देखो तीनों को मैंने अलग अलग तार से लगाया है, तो ये कैसे हुए, ये कुछ इस टाइप के हैं, यानी कि पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं, तो देखो अब ये दोनों तो पैरेलल में है, ठीक है, और ये दोनों जो ये दोनों है, अभी बताऊंगा कौन दोनों, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो मैंने आपको पैरेलल सीरीज समझा दिया, इसमें दोनों है, पैरेलल भी है और सीरीज भी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बनाए ऐसे, अब मैं क्या करूंगा, इन्हें कंबाइन करके अगर मैं ऐसे कर दूं कुछ, मैंने इनको कंबाइन करके दोनों को एक ही कर दिया, और अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई तो क्या मैं इसमें करंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वी की वैल्यू हमें दी हुई रहेगी, मेरे को बस ये निकालना है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं। खैर इससे आपको मैं केवल सीरीज और पैरेलल समझाना चाह रहा था, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सीरीज है या फिर ये पैरेलल है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। सीरीज में एक ही तार से तीनों जुड़े हुए होंगे और पैरेलल में अलग अलग तार से, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया कैसे। पहले बात करते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। दो कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया। अब हम देखेंगे कि उन दो रेजिस्टेंस में, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और ये रहा हमारा सेल, ठीक है। करंट बड़ी वाली से निकलेगा ऐसे आई, मैं कोई वाला रेजिस्टेंस दे दिया R1, चलो पहले वैल्यूज ले लो, 5 ओम, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। और ये वाला रेजिस्टेंस दे दिया मेरे को, ये वाला कितना दे दिया, 10 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, और मेरे को जो वोल्टेज है वो दे दी 30 वोल्ट उसकी सेल की, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या लगाएंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, ठीक है, दे रखी है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू, अब इसमें मैं 5 रखूं या फिर 10 रखूं या फिर क्या रखूं इसमें, ठीक है। तो अगर हम इन दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक बना दें ऐसे, ठीक है, मैंने दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक बना दिया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 5 ओम या फिर 10 ओम। अगर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो भाई बहुत आसान काम है, फिर तो ये 30 वोल्ट दिया हुआ है, कुछ आर आ गया मान लो, तो 30 इज इक्वल्स टू, मतलब मैं V इक्वल टू आई आर लगा रहा हूं, V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू आपको पता है, I निकालना है, R की वैल्यू ये आ जाएगी, तो आप सीधा सीधा करंट निकाल देंगे। लेकिन हम इस R की वैल्यू निकालेंगे कैसे बच्चों, तो वो देखते हैं, ठीक है, वही है ये टॉपिक। चलिए मेरे को क्या करना है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, कोई भी दो जनरल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 2 या फिर 3 ले लेते हैं, चलो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे, और ये रही मेरी बैटरी, ठीक है। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो R1, इसकी R2, इसकी R3, और वोल्टेज मान लो V, ठीक है। अब अगर इसमें पूछूं आपसे कि आप इसमें मेरे को करंट की वैल्यू बताइए I, देखो करंट यहां से निकलेगा बड़े वाले से, आप मेरे को करंट की वैल्यू बताइए, तो आप ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, V पता है, ठीक है, ये रहा V, I निकालना है, R क्या होगा, R को हम R1 रखेंगे, R2 रखेंगे या फिर R3 रखेंगे, ठीक है, वो अभी हम इसमें देखते हैं। अगर मैं इस सर्किट को, अगर मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर दूं और एक रेजिस्टेंस बना दूं ऐसा, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस मैं अगर आपको बता दूं, तो हम तो भाई ये तो V दिया हुआ है हमें, तो हम करंट बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आई आर लगा के,
ठीक है। V इक्वल टू आई आर से हम वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे, हम रेजिस्टेंस हमें पता है, I बड़ी आराम से आ जाएगा। लेकिन ये R कैसे निकालें? हमने क्या करा, हमने इन तीनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, तो इस एक रेजिस्टेंस जो इन तीनों को कंबाइन करके बना, उसको हम कैसे निकालें? देखो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, तो मैंने सीरीज में ही जोड़े हैं। देखो एक तार से जुड़े हुए हैं तो सीरीज में है। ठीक है, तो यार इसमें कैसे निकालना है इस R की वैल्यू, वो हम देखते हैं। देखो R1 R2 R3 की वैल्यू में एग्जाम में दी रहेगी, R की वैल्यू में निकालनी रहेगी। तो देखो करंट यहाँ पे ये रहा, यहां से जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो करंट तीनों में सेम जाएगा। भाई जब भी कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हो, करंट दोनों में सेम जाएगा। मेरे पास कोई भी दो रेजिस्टेंस हैं, वो सीरीज में कंबाइंड है, तो करंट दोनों में सेम होगा, इसकी गारंटी है, अगर ये सीरीज में कंबाइंड है तो। ठीक है, चलिए आप ये चीज नोट कर लो कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, तो जो करंट होगा यानी कि I, वो सब में सेम होगा, करंट इज सेम। अच्छा पैरेलल में नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, आप बताओ दोनों में वो करंट सेम जाएगा क्या? तो नहीं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम पैरेलल की बात करेंगे, पहले हम सीरीज को देखते हैं। तो सीरीज में मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो करंट है वो तीनों में सेम जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया। भाई यहाँ से I जा रहा है, वापस I आ रहा है, तो सब में I ही जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। चलो, तो मेरे पास करंट सब में सेम है। अब देखो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है वो है V। ठीक है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है। अब भाई देखो अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, तभी तो यहाँ से वहाँ तक जा रहा है ये, है ना। तो इसलिए हमने मान लिया कि वो मान लो V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका V2 है और इसका V3 है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो हम V को लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई पोटेंशियल आपका रेजिस्टेंस में लॉस्ट हुआ, यहाँ पे V1 लॉस्ट हुआ, यहाँ पे V2 लॉस्ट हुआ, यहाँ पे V3 लॉस्ट हुआ। भाई हमारा जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे V1 लॉस्ट हुआ, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, तो टोटल जो लॉस्ट हुआ वही तो V के बराबर है यार। देखो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर V1 है, यहाँ पर भाई मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे V1 पोटेंशियल लॉस्ट हुआ, भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे V2 हुआ, यहाँ पे V3 हुआ, तो टोटल जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम ही तो होगा। यहाँ पे V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे V3 हो गया, तो तीनों का सम हम टोटल V के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब ये लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ। V की जगह मैं रखूंगा I मल्टीप्लाइड बाई R। कौन सा R? ये वाला, इसको हम बोल देते हैं R इक्वलेंट, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बोला मैंने। ठीक है, ये EQ सब्सक्रिप्ट में मैंने बोला इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों का कंबाइंड या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया IR इक्विवेलेंट। मैं इस पे ओम्स लॉ लगा रहा हूं। ठीक है, तो देखो करंट यहाँ पे I है, तो V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। समझ में आई इतनी बात? तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह रख दिया, ये V1 की जगह मैंने रख दिया, V1 की जगह मैंने रख दिया I मल्टीप्लाइड बाई R3। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? V1 यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। ठीक है, केवल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, केवल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ठीक है, करंट I है मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R3 है, तो V1 इक्वल टू IR3। इसी तरह से अगर मैं आपसे V2 पूछूं तो वो होगा IR2। इसी तरह अगर मैं आपसे V1 पूछूं तो आप कहोगे IR3, सॉरी 1। समझ में आई इतनी बात? हमने पहले ये लिया, ठीक है, इस पे लगाई ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो फिर V1 इक्वल टू IR3, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने लिया ये वाला इतना पार्ट, दूसरा रेजिस्टेंस, इस पे लगाई ओम्स लॉ तो ये आया। फिर हमने लिया तीसरा वाला, इस पे लगाई ओम्स लॉ तो ये आया। अब V1 V2 V3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आया? V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इक्वल टू IR2
प्लस V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, अब देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पीछे करके देखो वीडियो। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से इन तीनों में I कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन तीनों में I सेम है। देखो मैंने लिखा था करंट इज सेम, इसलिए तीनों में I आया। अब देखो यहाँ से मैं I कॉमन ले लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिख देता हूँ इसको। IR इक्वलेंट इज इक्वल्स टू, हमें पता है क्या करना है, हमें केवल R इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, R1 R2 और R3 के टर्म्स में। यहाँ से मैंने I कॉमन लिया तो कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल हो गया, तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, नोट करें। आंसर आ चुका है, कर लिया नोट। अब देखो बच्चों R कितना आ गया, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे हमने क्या करा, पहले R3 पे ओम्स लॉ लगाई, फिर R2 पे लगाई, फिर R1 पे लगाई, तो फिर वो तीन इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू। अब हमने देखा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा, का सम होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख दी ओम्स लॉ से, आई आर इक्वलेंट। ठीक है, यहाँ पे IR1 IR2 IR3। ठीक है, I कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। डेरिवेशन इसकी पूछता नहीं है इतनी, मैंने आपको बता दिया भाई। देखो जब भी कोई दो रेजिस्टेंस उसमें सीरीज में कनेक्ट होंगे ऐसे, इसका R1 और इसका R2, तो जो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2। तो देखो हमें R इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी इतनी। अब देखो क्या मैं अगर आपसे कहूं कि आप मेरे को इसमें करंट की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे V इक्वल टू IR ओम्स लॉ। हमें पहले क्या हो रहा था, हमने पहले V की वैल्यू डिसाइड कर ली थी, ये रही। I की वैल्यू हमें निकालनी थी, लेकिन R की वैल्यू पता नहीं चल रही थी कि कौन सी रखें इन तीनों में से। फिर हमने इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया और इस R की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और इस R की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा पूरा। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर सकते हैं। मेन पॉइंट इसमें ये था, हमें यहां तक पहुंचना था। ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमने इसमें देखा था कि हमारे पास अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस ऐसे गिवन है, तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तो उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा R इक्वलेंट, उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं सीधा, इस पे हम लेंगे क्वेश्चन रे बाबा। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम का। ठीक है, और वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये रही मेरी सेल, कितने वोल्ट की ले लूं, बताओ कितने वोल्ट की लूं, 30 वोल्ट की। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा कि आप करंट का मैग्नीट्यूड यानी करंट की वैल्यू बताइए मेरे को। अब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। अरे करो ना चलो कर लिया, करूं मैं, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाएंगे कुछ ऐसे। ये तो 30 वोल्ट गिवन है मेरे को कुछ ये R इक्वलेंट किसका, इन दोनों का। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं V इक्वल टू IR लगाऊंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा, तो V की वैल्यू मेरे को पता है 30 वोल्ट इन्होंने दी है, R की वैल्यू एक 5 दी है एक 10 दी है, कौन सी रखूं। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ पे इक्वेशन लगानी आसान है, ये रहा करंट I हमें निकालना है, तो V इक्वल टू IR से V की वैल्यू 30 हो गई, I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हो गई R इक्वलेंट। यहाँ पे तो R इक्वलेंट ही रखेंगे, एक ही है। अब इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई भी, अरे लंबा नहीं बन गया कुछ,
मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, R1 R2 R3, तो इनका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस हम बनाएंगे R इक्वलेंट, तो वो हम R इक्वलेंट की वैल्यू लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी मैंने आपको प्रूफ किया, R2 प्लस R3 है ना, 3, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 बनाऊंगा, ये R1 और ये R2, तो जो मेरा R इक्वलेंट आएगा दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, वो आएगा R1 प्लस R2 सीधा सीधा। अगर मैं N रेजिस्टेंस बनाऊंगा ऐसे, देखो ये रहा एक रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू R1, इसका R2, इसका R3 एंड सो ऑन टिल, चलते चलते यहाँ पे गया Rn तक। अगर मैं इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाऊंगा R इक्वलेंट, तो उसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn। समझ में आई इतनी बात? अगर जब भी आपको दिख जाए कि कोई भी 2 3 4 5 कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो आप उनका इक्विवेलेंट यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस उन सारे जो अलग अलग रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है, 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 है तो यही R1 प्लस R2, N है तो सबका सम, ठीक है। अगर आपके पास में जितने भी रेजिस्टेंस हैं सारे अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनका सम कर दो आपस में, वो आ जाएगा आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालें यार? सिंपल कुछ नहीं, इनको कंबाइन करके हमने ये R इक्विवेलेंट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी कि 5 प्लस 10, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 15 ओम, 5 प्लस 10। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो गया, 30 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई 15 करंट की वैल्यू, एंड दैट इज द आंसर। देखो पहले हम कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे 5 रखें या फिर 10 रखें, तो हमें पता चला कि हमने जब कंबाइंड रेजिस्टेंस के थ्रू किया तो हमने देखा कि यहाँ पे ना 5 रखना है ना 10 रखना है, इनका सम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वो आप ट्राई करेंगे। ये चीज मिटा रहा हूं मैंने आपको बता दिया कि सीरीज में जब भी आपको कोई कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड दिख जाएं तो उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आप बनाएंगे वो उनको सम कर देंगे सारे रेजिस्टेंस को, ठीक है। और ये चीज जरूर याद रखना, जो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, जितने भी अप्लायंस या फिर डिवाइस जो भी सीरीज में कनेक्ट होंगे, उनके अंदर सेम करंट जाएगा, ठीक है, करंट की सेम वैल्यू होगी। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टेंस है R2, ये एक रेजिस्टेंस है R3, और ये मेरा सेल, इस सेल का वोल्टेज मेरे को दिया हुआ है V। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप करंट की वैल्यू मेरे को बताइए V R1 R2 R3 के टर्म्स में, ठीक है। करें क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई, ओके। अब देखो ये R1 R2 तो सीरीज में कनेक्ट है, R3 कैसा है यार, R3 अलग सा ही आ गया, तो यार R3 भी तो सीरीज में है, देखो एक ही तार से तो कनेक्ट है, ये भी एक ही तार से, ये वाले, ये भी एक सही और ये भी एक सही, ठीक है। अगर मान लो R3 कुछ ऐसे होता तब ये पैरेलल में होता R1 के साथ, ठीक है, लेकिन अभी तो ये सीरीज में है क्योंकि एक ही तार से कनेक्टेड है। समझ में आ गया सीरीज में क्यों है, क्योंकि यार ये एक ही तार से कनेक्ट है, मैंने तार को मोड़ दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तार तो से एक ही है, ठीक है। तो R1 R2 और R3 सीरीज में है, ये हमने देख लिया। हमसे I पूछा है, V हमें दिया हुआ है, ये चीज हमें दी हुई है, R3 भी दिया है, R2 भी दिया है, R1 भी दिया है, हमसे I पूछा है। तो देखो अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ओम्स लॉ, क्या है, V इक्वल टू I R, ठीक है। V हमें पता है, I हमें निकालना है, R की वैल्यू R1 या फिर रखें, फिर R2 या फिर R3। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम बनाएंगे इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने बना दिया इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसको मैंने बोला R इक्विवेलेंट, और ये मेरा सेल तो है ही कितने V वोल्ट का, I करंट जाएगा, ठीक है।
तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें हमने इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस बना दिया और उसको लिख दिया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम इस वाले फॉर्मूले में जो आर पुट करेंगे वो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पुट करें, वो हम पुट करेंगे आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, देखो ये तीनों सीरीज में है, R1 R2 R3 किसमें है, सीरीज में। और हमने डिराइव किया था कि सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट जो होता है, आर इक्विवेलेंट वो होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, यानी कि R1 R2 R3 का सम। अभी अभी हमने डिराइव किया ये। ठीक है, देखो जब भी आपको मैंने बताया था, जब भी आपको सीरीज में अगर 10 भी रेजिस्टेंस दिख जाए तो उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी उन 10 का सम। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इन तीनों का सम। ठीक है, ये आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो, अब इसमें आप रखेंगे आर इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू, V तो हमें गिवन है, V इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट। आई की वैल्यू निकालनी है हमें, वो आ गई V बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू वो रही V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू आ गई V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और यही है आपका आंसर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमें 3 रेजिस्टेंस दिया R1 R2 R3 सीरीज में कंबाइन करके। ठीक है, उसका फिर एक बैटरी लगा दी, वोल्टेज V दे दी और करंट I पूछ लिया। ये टिक है, कभी तुम V सोचो। हमने क्या करा, हम तीनों को कंबाइन करके एक आर इक्विवेलेंट बनाया, उसकी वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने फिर ओम्स लॉ लगा के V इक्वल टू आई आर से V की वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू निकालनी थी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, I की वैल्यू निकल गई। अब अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास, इसको यहां पे देख लेते हैं छोटा सा, मेरे पास ऐसे 4 रेजिस्टेंस है, मान लो R1, वैल्यूज ही ले लो ना, 1 2 3 4 ओम है, ठीक है, ओम 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ठीक है, और एक बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो आप बताओ करंट की वैल्यू आई। ठीक है, तो आई हम लगाएंगे V इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर, जो इनका इक्विवेलेंट होगा चारों का, और चारों का इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही तार से जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट होगा इनका सम। ठीक है, इनका सम कितना आएगा, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10 ओम। ओम है 10 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट आ गया। अब हम यहाँ पे रखेंगे आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है 10 वोल्ट, I हमें निकालना है, R कितना आ गया 10, तो I इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कर दिया बच्चों सीरीज का। सीरीज में हमने देखा कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिखे उन्हें जोड़ दो तो आपका जो है कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसके बाद दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इतना हम नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं पैरेलल पे, सीरीज हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों अपने दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने देखा सीरीज, सीरीज मतलब एक ही तार से जुड़े हुए हो, यानी कि कुछ ऐसे। पैरेलल में हम क्या देखेंगे बच्चों, ये एक तार से नहीं, 2 अलग अलग तार से जुड़े होंगे। कैसे, देखो ऐसे, ऐसे यहां पर कोई बैटरी लगा देंगे आपकी सॉरी, यहां पर कोई बैटरी लग गई। ठीक है, बैटरी को कुछ वोल्टेज V दे देंगे, इसका R1 दे देंगे, इसका R2 दे देंगे। ठीक है, तो ये जैसे अगर ये होता R1 R2, ठीक है, तो ये कनेक्टेड थे सीरीज में ये वाले, और इसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल में है वो ये होगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे बैटरी लगा दूं तो ये दोनों सर्किट सेम हो गए, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो 2 रजिस्टर है वो सीरीज में है और यहाँ पे जो 2 रजिस्टर है वो पैरेलल में है। देखो यहाँ से अलग एक वायर गया, इसको ऐसे कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहां से एक वायर गया, ठीक है, R1 से कनेक्ट होके, यहां से एक वायर गया R2 से कनेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही तार में इन्होंने जुगाड़ कर दिया। तो इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं इसका, इस वाले का हमने अभी अभी देखा था कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है,
इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे कि अगर इसका मैं दोनों का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाऊं, इन दोनों का मैं अगर एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाऊं, ठीक है, तो बच्चों हम इसमें देखेंगे कि जो इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा आर इक्वलेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां पे तो इन दोनों का सम सीधा सीधा लिख दिया था, क्या यहां पे भी सम लिखेंगे या फिर देखते हैं जैसे भी होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखते हैं। चलिए जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि जो करंट था, जैसे ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनमें जो करंट जाएगा वो सेम जाएगा दोनों रेजिस्टेंस में। लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनमें जो वोल्टेज होगी, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका V1 इसका V2, वो बराबर होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या सेम है, जैसे उसमें करंट सेम था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से करंट बनता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, वो वाला डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे V1 इक्वल टू V2 हो गया। यहाँ पे देखो हमने जब डिराइव किया था तब अलग अलग लिया था, V1 V2 V3। ठीक है, यहाँ पे हम सेम ले लेंगे दोनों को, V कोई भी। अब देखो हमसे पूछा है कि भाई R1 R2 हमें रेजिस्टेंस दे दिए। ठीक है, R1 R2 हमें रेजिस्टेंस दे दिया, हमसे पूछा है कि भाई करंट की वैल्यू बताओ V R1 और R2 के टर्म्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, है करंट दो में बट जाएगा। ठीक है, दोनों में बट जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2। ठीक है, फिर से यहाँ पे आके I हो जाएगा और यहाँ पे I वापस चला जाएगा। यहाँ पे करंट देखो जंक्शन है, करंट यहाँ से अपना मस्त जा रहा था, उसे दो रास्ते मिले ऐसे करके, तो वो दो में बट जाएगा करंट। ठीक है, आधा करंट हम कह नहीं सकते किस रेशियो में जाएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बट जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, इसमें जो I1 प्लस I2 की वैल्यू होगी ना यार, वो तो I के बराबर ही होगी। भाई I करंट जा रहा था, वो दो में स्प्लिट हुआ, तो जो में स्प्लिट हुआ उसकी जो सम की वैल्यू होगी वो तो I होगी, जाहिर सी बात है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाएंगे इसका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस। ये बना दिया हमने इसका इन दोनों का R1 R2 का कंबाइंड पैरेलल में। ठीक है, ये रही हमारी बैटरी। अगर मैंने इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बना दिया R इक्वलेंट, तो फिर ये तो हमें V दिया हुआ है, करंट की वैल्यू आराम से निकल सकती है V इक्वल टू IR से। अभी क्या दिक्कत हो रही है, अभी हमें R नहीं पता, V तो पता है, I हमें निकालना है, लेकिन हमें R नहीं पता कि R R1 रखें या R2 रखें। ठीक है, इसलिए R इक्वलेंट निकालने की कोशिश करेंगे हम। चलिए अब देखो, मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 नहीं V है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए अब देखो दोनों का V सेम है। ठीक है, तो V अगर मैं ऊपर वाले इस वाले रेजिस्टेंस पे लिखूं ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। ठीक है, V इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाई R1। ठीक है, और V फिर से दूसरे वाले में लिखते हैं अब, V इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई R2। समझ में आई इतनी बात। चलिए V यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V। ठीक है, और V की वैल्यू क्या होती है IR। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है I1, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया R1 से। ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया R2 से। ठीक है, चलिए ये दो इक्वेशन आ गई, ये वाला V सेम है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए हमें पता है कि I, यहाँ पे लिखता हूं, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी यहाँ पे लिख के कि I जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि I ही तो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, तो जिन पार्ट्स में वो स्प्लिट हुआ है उनका सम तो I के बराबर ही होगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो यहाँ पे I जा रहा है, इस पे ओम्स लॉ लगाओ, तो V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इक्वलेंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इक्वलेंट। हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कंबाइन करके एक बना रहे हैं और R इक्वलेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो R इक्वलेंट या फिर I कितना आया यहाँ से,
V अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि I1 की वैल्यू यहां से बताओ मेरे को, तो आ गया V अपॉन R1। आप मेरे को I2 की वैल्यू यहां से बताओ, V अपॉन R2। ठीक है, अब मेरे पास I2 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है और I की वैल्यू है, इसमें पुट कर दो। तो I कितना है, V अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू I1 कितना है, V अपॉन R1 इज प्लस ये कितना है, V अपॉन R2। I2 इसमें हर जगह का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, जैसे पिछले में करंट सेम रहा था, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो सेम रहेगा, यहाँ का भी और पूरे का भी। ठीक है, चलिए, तो एक V कैंसिल हो गया, कि यहाँ पे कॉमन निकालेंगे V और इसमें V है तो कैंसिल कर देंगे। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। जैसे हमने देखा था यहाँ पे सीरीज में कि मेरे पास एक R1 था एक R2 था, तो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस था R इक्वलेंट, उसकी वैल्यू कितनी थी, R1 प्लस R2। ठीक है, यहां पर अगर मेरे पास पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां से हम R इक्वलेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा हमने कैसे डिराइव किया इसे। हमने कहा कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो दोनों में सेम होगा। ठीक है, दोनों में सेम V और V। ठीक है, फिर हमने इस पे लिखा ओम्स लॉ R1 पे, तो कितना आया, V इक्वल टू I1 यहाँ पे करंट गया इंटू R1 और फिर V इक्वल टू दूसरे वाले पे I2 मल्टीप्लाइड बाई R2। ठीक है, फिर हमने लिखा इसके कंबाइंड वाले पे V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इक्वलेंट। ठीक है, यहां से I आ गया V अपॉन R इक्वलेंट, यहां से I1 की वैल्यू निकाली, यहां से I2 की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दी तो टोटल आ गया ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। डेरिवेशन इतनी पूछता नहीं है, लेकिन बट फिर भी आपको आनी चाहिए। जिसको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो टेंशन की बात नहीं है, या तो पीछे करके देख लो और अभी आगे तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये है पैरेलल में, और सीरीज में क्या था, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये था सीरीज में, ये है सीरीज में और ये है पैरेलल में। ठीक है, अब सीरीज और पैरेलल कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया है। जब एक तार से जुड़े हुए हो रेजिस्टेंस तो सीरीज, जब अलग अलग से जुड़े हुए हो तो पैरेलल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। मेरे को दे दिया एक रेजिस्टेंस कितने ओम का, 3 ओम का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां पे मेरे को दे दिया 3 ओम का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और दे दिया 3 ओम का, यहां पे लगा दी बैटरी। ठीक है, और पूछ रहे हैं कि इसमें करंट कितना जाएगा। यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस दे दिया, ये तीनों मेरे को कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें वोल्टेज भी दे देता हूँ आपको, कितनी दूं, 10 वोल्ट। तो आप मेरे को बताएंगे कि करंट कितना होगा, आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, पॉज करें, वीडियो को ट्राई करें, मैं हिंट दे देता हूँ, इनका एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाएंगे फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, बस इतना करना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। कर लिया बच्चों, करूं मैं, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए ये वाला यूज होगा, पैरेलल वाला, सीरीज वाला इसमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, V हमें दिया हुआ है, R की वैल्यू क्या रखें, क्या 3 रखें, नहीं, हम क्या करेंगे, हम इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाएंगे, इन तीनों का कंबाइंड, वो कुछ ऐसा आएगा। सेल तो अपना है ही, ये हो गया R इक्वलेंट, ये हो गया हमारा 10 वोल्ट और ये हो गया I। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं आराम से, लेकिन R इक्वलेंट की वैल्यू कैसे निकालें, इस फॉर्मूले से।
लेकिन इस फॉर्मूले में तो 2 ही हैं, इसमें तो 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको कितने में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1/R इक्वलेंट को मैं अगर 3 रेजिस्टेंस है तो ऐसे लिख दूंगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n रेजिस्टेंस हैं तो 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन टिल 1/Rnth। कितने पे भी आप ये ऐसे करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3 है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं इनका। तो 1/, यहां पे निकालता हूं, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। 3 है तो मैं 3 बार लिख लूंगा 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है, 3 3 3 है भाई, पहला रेजिस्टेंस भी 3, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, तो यहाँ पे 3 3 3 लिख दूंगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ ये कितना हो गया, ये एलसीएम 3 आ गया, 1 + 1 + 1 3, ये हो गया 1। तो अब 1/R इक्विवेलेंट 1 हुआ, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट निकल गया मेरा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया और R इक्विवेलेंट निकाल लिया। R1 R2 R3 की वैल्यू मेरे को दी थी 3 3 3। अब देखो ये वाला जो सर्किट है हमारा कंबाइंड वाला, इस पे लगाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ यहाँ लिखता हूँ, V इक्वल टू IR, इस पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे लगा रहे हैं, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इक्वलेंट, ठीक है। V की वैल्यू दी हुई है 10, I की वैल्यू निकालनी है और R की वैल्यू हमने निकाली 1। तो I कितना आया बच्चों 10 एम्पियर एंड दैट इज द आंसर। हमने देखा कि पैरेलल में कोई भी 3 रेजिस्टेंस मेरे को दिए हुए थे, उनको मैंने कंबाइन करके R इक्विवेलेंट निकाला, उस पे ओम्स लॉ लगाई, V इक्वल टू IR से I की वैल्यू आ गई, V की वैल्यू 10 रख दी, I की वैल्यू निकालनी थी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से निकाल ली, ठीक है, 1 ओम आई, और फिर R की वैल्यू इसमें रख के हमने I की वैल्यू 10 एम्पियर निकाल ली, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल, एक दूसरा क्वेश्चन, जिससे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि मेरे को दे दिए कोई भी 2 रेजिस्टेंस, ये रहा R1, ठीक है, 3 ले लो चलो, R1 R2, अब की बार वैल्यू नहीं दी, R3। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, क्यों, क्योंकि अलग अलग तार से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां से हमने लिया तार और इसको जोड़ दिया बैटरी से, बैटरी का पोटेंशियल V। अब देखो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। अब देखो ये प्लस ये माइनस, अब करंट की डायरेक्शन होगी बड़े वाले से लेके छोटे वाले तक, ठीक है, I। अब हमसे पूछ लिया I बताओ, V R1 R2 R3 के फॉर्म में हमें I बताओ आप, ठीक है। तो करो क्वेश्चन को ट्राई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, कर लिया, ओके। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 3 रेजिस्टेंस के लिए 1/R1 प्लस 1/R2, ये सॉरी 1/R इक्विवेलेंट होता है ना, ये गलती मत करना, 1/R इक्विवेलेंट होता है, प्लस 1/R3। आई होप इतना विजिबल होगा, ठीक है, विजिबल है। चलिए तो देखा हमने, ये फॉर्मूला है, ठीक है। R1 R2 R3 की वैल्यू हमें ऐसे दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको करेंगे कंबाइंड रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये मैंने कर दिया इन्हें कंबाइन, और इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट। जब भी आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखें और पता ना चले कि ओम्स लॉ में कौन सा R रखना है, तो आप बनाओगे उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये तो उल्टा बना दिया मैंने, लग रहा ऐसे ऐसे, ये पोटेंशियल V है, करंट I है, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से पहले हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हमें पता है, दे रखी है V, I की वैल्यू हमें निकालनी है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो सीधी सीधी यही हो जाएगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो वह हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। मैंने इसमें इनका
कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया उस फॉर्मूले से, तो वो आया इतना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, एलसीएम ले लो, R1 R2 R3, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, R2 R3 प्लस R1 R3, यार मार्कर बड़ा प्यासा हो जाता है, प्लस R1 R2, ठीक है। और ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट के बराबर। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई बच्चों, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 R2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा R1, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट इतना है, तो R इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये आ गई हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले I की वैल्यू निकालते हैं, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। I की वैल्यू इतनी आ गई। अब देखो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, I का आंसर आएगा V मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1, ये थोड़ा सा कट गया है ना, R1 R2 R3, ये आ गया हमारा I का आंसर। थोड़ा सा मार्कर को मैं पिला देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन था ये, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने I की वैल्यू कैसे निकाली। हमने पहले इनको कंबाइन किया, ठीक है, उस पर लिखी ओम्स लॉ, यहाँ से करंट की वैल्यू आई V/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की वैल्यू इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पे पुट कर दिया R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इतना पूरा आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, आसान सा क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं, एक चीज दिखाता हूं आपको, हमने सीरीज में क्या देखा था। सीरीज में हमने देखा था कि अगर मेरे पास में कोई भी n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे कुछ भी n रेजिस्टेंस, ठीक है, यह है R1 R2 R3 करते करते Rn, तो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन टिल Rn, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, करंट सेम है तो हमने वहां से करा था इसका प्रूफ। अब हमने पैरेलल में क्या देखा, पैरेलल में हमने देखा कि अगर मेरे पास मान लो कोई भी 2 या 3 या कोई भी n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ऐसे R1 R2 R3, और ऐसे करते करते ऐसे करके ये यहां पे आएगा Rn, ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। ये बैटरी एरी, तो उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कंबाइन करके आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन टिल 1/Rn, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखो हमने अलग अलग सीख लिया, हमने पहले सीरीज का सीखा, ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालना, फिर हमने पैरेलल पे सीखा, फिर हमने क्वेश्चन पे अप्लाई करा उसे ओम्स लॉ, और इसकी मदद से क्वेश्चन करे, ठीक है। अब हम देखते हैं एक अलग सा ही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, जो अभी हमने लास्ट 20 मिनट में, लगभग 15 से 20 मिनट में करा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फॉर्मूला आपको बस डिराइव करवाना था, ठीक है। चलिए सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस समझ में आ गया। जो एक तार से जुड़े हुए हों वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग तार से ऐसे जुड़े हुए हों वो पैरेलल में है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे। मेरे को सर्किट दिया हुआ है ये, ठीक है, ये मेरे पास 10 ओम
ये मेरे पास 8 ओम, ये मेरे पास 3 ओम, ये मेरे पास 4 ओम। हमसे पूछा कि अगर मेरे पास में ये 40 वोल्ट है तो हमसे पूछा कि जो करंट है उसकी वैल्यू बताइए। अब क्या करें यार, यहाँ तो सीरीज भी दिख रहा है, पैरेलल भी दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर उन्हें कंबाइन कर देंगे। कैसे, देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों, एक तो 10 ओम वाला, ये ओम है भाई, एक तो 10 ओम वाला और एक 8 ओम वाला, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। इनको कंबाइन करके हम एक बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो कैसे बनेगा, ये तो 3 ओम है ही, मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके आर इक्वलेंट लिख दिया इनका, आर इक्वलेंट, ठीक है। और ये हमारा 4 ओम, ये रही बैटरी, वो सेल, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक लिख दिया। और आर इक्वलेंट की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं पैरेलल में, कैसे, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, R1 क्या है यहाँ पे 10, प्लस 1 अपॉन R2 8 है, ठीक है। यहाँ से आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम ले लेते हैं, हमारा आ जाएगा 80, 80 नहीं सॉरी 40, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 40/9, ठीक है। कैलकुलेट कर दिया मैंने, 40/9 आ गया आर इक्वलेंट, वो यहाँ पे रख देते हैं। मतलब इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 40/9। मैंने क्या करा, मैंने इनको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस लिख दिया और उसकी वैल्यू निकाल ली। तो अब ये सर्किट ऐसा ही हो गया, ठीक है। ये दोनों एक तरह से सेम है, ठीक है। इसको अब हटा देते हैं कैलकुलेशन को, ये 4 ओम है और ये वोल्ट है हमारा 40 वोल्ट। अब देखो, अब ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में। देखो ये दोनों तो सीरीज में है, ये भी मैंने आपको भी थोड़ी देर बताया, पहले बताया था कि भाई एक ही तार तो है जिससे तीनों कनेक्टेड है। तो इनका जो आर इक्वलेंट आएगा इन तीनों का, वो कितना होगा। अब देखो इसको आर इक्वलेंट जो मैं लिख रहा हूं वो उस वाले से कंफ्यूज मत हो जाना जो अभी हमने पहले निकाला था। वो पहले हमने निकाला था इन दोनों का, अब हम निकाल रहे हैं इन सब का। कितना आएगा इनका सम, 4 + 3 + 40/9, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 63 + 40, ये आ गया हमारे पास में 103/9 ओम, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों का इक्विवेलेंट इतना आया है। अब देखो इसको मैं कैसे बना सकता हूं, इन तीनों को कंबाइन कर दूं अगर मैं, तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट। यार ये मेरा मार्कर में मैं इंक तो डाल रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। और ये रही हमारा सेल, सेल में उल्टा तो नहीं बना रहा, सेल उल्टा बन गया 40 वोल्ट का। अब देखो मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो, इन तीनों को कंबाइन करके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 103/9। तो इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई 103/9 ओम। अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ फिर से, V = IR, आर बल्कि इक्विवेलेंट, तो V क्या है 40 = I हमें निकालना है और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 103/9, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो I = 360/103। थोड़ा सा गंदा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आई की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करा, हमने पहले इन दोनों को कंबाइन किया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 40/9 आया। फिर इन तीनों को सीरीज में देखा, ये दोनों पैरेलल थे उनको बनाया, फिर जो पैरेलल होके आया उन तीनों को सीरीज में कर दिया। फिर जो टोटल सिस्टम है उसका आर इक्विवेलेंट आ गया 103/9, और फिर हमने ओम्स लॉ लगाकर V की वैल्यू पुट कर आई निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो वो हमने पहले निकाल दिया यहाँ पे 109। पहले इसका इक्विवेलेंट निकाला इन दोनों का, फिर पूरे का इक्विवेलेंट निकाल दिया सीरीज के साथ, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक चीज और दिखा देता हूं बस लास्ट। देखो अगर मेरे को कुछ ऐसे दिया हुआ हो,
अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे इसको आर ले लो, इसको भी आर 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 आर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे, ये अलग है, ठीक है, इसको हटा दो, ये पूरा अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। अगर कोई पूछे आपसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, पहले इन दोनों का निकालोगे, ठीक है। इन दोनों का होगा कुछ, वो कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, R/2। तो मैं इसकी जगह केवल एक रेजिस्टेंस बना सकता हूं R/2 वैल्यू का, ठीक है। मैंने इन दोनों की जगह एक बना दिया R/2 का, इनका कंबाइंड। अब देखो इसको करना है, इसमें ये दोनों किसमें है, सीरीज में, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया, सीरीज में थे ना, तो देखो इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2R, इन दोनों का सम। तो इसको मैंने हटा दिया और एक ही बना दिया, कितनी वैल्यू का, 2R वैल्यू का। समझ में आया, मैंने सीधा सीधा क्या करा, डायरेक्टली उनका कंबाइन कर दिया। अब ये हो गए दोनों पैरेलल में, ठीक है। अब इनका निकालेंगे किससे, 1/R इक्विवेलेंट से, इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, तो 1/2R प्लस 1/R। ओके, एलसीएम कितना आया, 2R, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2। तो R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों, R इक्विवेलेंट आया 2R/3। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ से R इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इस जो गोला है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2R/3। तो मैंने इनका एक ही बना दिया, 2R/3। अब देखो, अब ये दोनों हो गए सीरीज में, ठीक है। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा, एक R इक्विवेलेंट जो इनका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इनका सम आपस में। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/2 प्लस 2R/3, ठीक है। ये आ गया एलसीएम 6, ये आ गया 3R प्लस 4R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 7R/6, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। मैंने आपको क्या दिखाया कि आप इसमें क्या, पहले इन दोनों का हमने लिखा यहाँ पे, फिर इन दोनों का लिखा हमने यहाँ पे, फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि सीरीज पैरेलल, ये क्या है, ये सीरीज और पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन है, कि मतलब मैंने इसमें पैरेलल भी इंक्लूड कर दिया, सीरीज भी इंक्लूड कर दिया। तो आपको देखना है कि कौन कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले उन्हें सॉल्व करना है, फिर लास्ट में जब सब सीरीज में बन जाए फिर उनको सम कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले पैरेलल को सॉल्व कर लिया दोनों को, फिर जब सीरीज में बन गए तो उनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैंने भाई पूरी वीडियो तो देख ली लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी अगर आप वो फॉर्मूले देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार फॉर्मूले को, सारे जितने भी फॉर्मूले शुरू से किए उनको रिवाइज कर लेते हैं, पार्ट 1 के भी ले लेंगे इसमें। ये रहा हमारे पास में, हमने सबसे पहले तार लिया था जूम्ड इन वाला वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था, हमने माना था कि कुछ टी टाइम में क्यू चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने लिखी थी करंट की वैल्यू, I इज इक्वल्स टू Q/T, ठीक है। ओके, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। अगर कुछ टी टाइम पे यहां से क्यू चार्ज पास हो रहा है, हमने क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया है, ठीक है। उसमें से क्यू चार्ज पास हो रहा है, जैसे हमने हमारे क्रॉस सेक्शन है उसमें से क्यू चार्ज पास हो रहा है टी टाइम के अंदर। तो करंट की वैल्यू आई थी Q/T, और ये करंट की डायरेक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है तो करंट किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था, दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों इसका वोल्टेज का, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किसका, वर्क डन क्या होता है, जैसे ये देखो मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक सर्किट, मान लो यहाँ पे बल्ब लगा दूं मैं, तो देखो यार इस बैटरी को ना, ये बैटरी से करंट दौड़ेगा, ठीक है। ये देखो ये करंट गया, अब ये बल्ब ग्लो होगा, फिर वापस आ जाएगा करंट। अब देखो ये बैटरी जो करंट को फ्लो करवा रही है वो उसे कुछ काम करना पड़ रहा होगा, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर इसके तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यों भाग रहे हैं, बैटरी की वजह से। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, लेकिन जो बैटरी भगा रही है इलेक्ट्रॉन्स को उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, तो वो वर्क डन यहाँ पे आएगा, उसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी, ठीक है। ओके, इसको हटाते हैं,
चलिए ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कह सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल भी देखे हैं बढ़िया बढ़िया इस पे पहले पार्ट में। ठीक है, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखा है तो भी ये वाला लेक्चर तो समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला था, V वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। इधर V क्या है, वोल्टेज, यही वाली वोल्टेज, I क्या है, करंट, ये वाला करंट, और R क्या है, R है बच्चों रेजिस्टेंस। पिछले लेक्चर में हम बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं इस बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, कोई बात नहीं। तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, चौथा फॉर्मूला क्या था, चौथा फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसमें ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसमें रो क्या था, किसी भी कंडक्टर या फिर वायर की रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो कि उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। एल क्या था, उसकी लेंथ, जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, मैंने आपको कहा था करंट को रोकने की क्षमता, ये करंट को कम कर देता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना किसी भी कंडक्टर का तो करंट को कम कर देगा। मेरे पास हम रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते हैं, अब देखो अगर कोई आपके पास हम इसका सिंबल ऐसा क्यों रखते हैं, इसका सिंबल होता है कि करंट को रोक रहा है। अगर आप मान लो इस रोड से गाड़ी से जा रहे हो तो ऐसे जिगजैग घूमने में आपको थोड़ा सा मतलब गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, इसलिए ये यही दर्शा रहा है कि जो करंट होता है ना उसको कम कर देता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है, यानी कि स्लो कर देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, ये क्यों बनता है रेजिस्टेंस, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं हमारे, ठीक है, ये रहे अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, ये भाग रहे हैं। अब यार ये एक दूसरे से, मैंने तो 3 ही बनाए हैं, इसमें कम से कम लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भाग रहे होंगे। जब वो भाग रहे होंगे तो आपस में टकराएंगे, अब टकराने की वजह से किसी की स्पीड कम भी हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड जो कम हो जाती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, उसकी वजह से करंट भी कम हो जाता है। चलिए ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं, उससे पहले यार प्रॉपर्टी का बंटवारा कभी आधा आधा होगा नहीं मुझसे, उम्मीद करते हैं, चलो जैसा भी हुआ है कोई बात नहीं। अब देखो हमने फिर देखा था पांचवा, पांचवा कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे निकालते हैं, इक्वल उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस को। मेरे पास मान लो कोई ऐसे 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, तो हमने देखा था इन सीरीज, जो R इक्वलेंट होता था यानी कि कंबाइंड, वो होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सम का सम कर देंगे। ठीक है, ओके। अब हमने पैरेलल में क्या देखा था, इन पैरेलल में हमने देखा था बच्चों 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन Rn। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सीरीज में है दोनों R1 R2। और अगर मेरे को पैरेलल में बनाने हो तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा R1 R2। ठीक है, यहां मैंने 2 ही बनाए हैं लेकिन ये n तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले देखे, अब इन्हें एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इनको मैं मिटा रहा हूं, है ना, इनको नहीं मिटाऊंगा अभी, इनका यूज करेंगे हम अगले टॉपिक में, इसलिए मैंने आपको ये बताए हैं। एक सेकेंड, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कमर कस लो अब, इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। जब हम कभी बिजली की दुकान पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब दे दो, 7 वाट का बल्ब दे दो। तो ये जो हम 7 वाट कहते हैं ना, वो होती है उस बल्ब की पावर। ठीक है, वाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है, तो हम कहते हैं कि हमें ऐसा बल्ब चाहिए जिसकी पावर 7 वाट हो। ठीक है, वाट क्या होती है, यूनिट, तो वो जो पावर होती है वो यही वाली पावर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसकी जो पावर है वो निकलती कैसे है। तो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे सब, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, यही वाला वर्क डन, ठीक है, जो बैटरियां करती हैं, डिवाइड बाय टाइम, जितनी देर बैटरी ने काम किया। देखो मेरे पास कोई सर्किट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बल्ब है मेरे पास, ये रही बैटरी नहीं सेल। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे आएगा, बल्ब को ग्लो कराएगा। ठीक है, ये गया। अब देखो ये मेरे पास है सेल। ठीक है, अब ये सेल इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है पीछे से, नहीं आगे से, और पीछे फेंक रहा है।
ठीक है, तभी तो करंट बन रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर ऐसे फेंक रहा है तो इसको कुछ जोड़ लगाना पड़ रहा होगा, जोड़ लगाना पड़ रहा होगा तो वर्क डन करना पड़ रहा होगा। मान लो इसने टी टाइम तक बल्ब को ग्लो कराया, ठीक है, मान लो आपने कोई स्विच ऑन करा और उसे कुछ भी टी टाइम तक स्विच को ऑन रखा, ठीक है, तो जो उसमें हमारा सेल है वो कुछ काम करेगा, कुछ वर्क डन करेगा, वही वाला वर्क डन हमें यहां लिखना है और डिवाइड कर देना है उसे टाइम से, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा फंडा आपका। अब देखो, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेल, किसी भी सेल का वर्क डन हमारे पास में किसी भी सेल का 50 जूल है, ठीक है, और मैं कह दूं आपके पास टाइम, मैंने उसको 2 सेकंड तक चलाया है, तो उसकी जो पावर आ गई वो आ गई 50/2 इज इक्वल्स टू 25 वॉट, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला है, बस ये आपको याद रखना है, 25 वाट। आपको क्या करना है इस वाले टॉपिक में, केवल फॉर्मूला याद रखना है और इसकी यूनिट याद रखनी है। मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपको इससे डर ना लगे, क्योंकि वर्क डन जैसे आता है ना तो बच्चे घबरा जाते हैं एकदम से, भाई वर्क डन आ गया, अब नहीं होगा मुझसे कुछ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमने देख लिया पावर इज इक्वल टू वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। किसका वर्क डन, जो करंट को बना रहा है, जैसे सेल, और ये हो गया टाइम, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने वर्क डन की वैल्यू यहां से निकाली और पुट कर दी। यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आई, देखो हमारे पास में वोल्टेज था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहां से वर्क डन क्या आया, वी क्यू, कैपिटल क्यू। भाई इस क्यू को मैं उधर ले गया, ठीक है। अब इस वर्क डन की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, P इज इक्वल्स टू वर्क डन की वैल्यू वी क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो है ही, इतना आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। चलिए ठीक है, अब देखो ये क्यू बाई टी क्या बन गया, ओए, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, वी आई, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से पावर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वी आई, और ये है आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपको वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज मान लो मैंने दे दिया आपको 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। एक्चुअल में वोल्टेज जो रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है कि जो दो पॉइंट है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, इसका मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। अभी आपको उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे वोल्टेज की फॉर्म में याद रख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर में 220 वोल्टेज आ रही है, तो वो यही वाली वोल्ट है, वोल्ट, ठीक है। और मैं आपसे करंट की वैल्यू कह दूं, मेरे पास करंट है 5 एम्पियर, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी पावर बताओ, तो पावर कितनी आ गई, फॉर्मूला लगाएंगे वी आई, वी की वैल्यू और आई की वैल्यू दोनों की गिवन है, तो आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 500 वॉट, ठीक है। चलिए अब इससे भी आपको डर नहीं लगेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला इंक्लूड कर लीजिए। हमने 6 फॉर्मूले देखे ना, ये 7वां। और देखो यार, अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते हो ना, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये तो अपने आप आ जाएगा एक स्टेप में। यहां से वर्क डन की वैल्यू रखो और सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं इसको याद कर लो इसको याद कर लो सॉरी, इससे आगे याद नहीं करने पड़ेंगे। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। देखो V की वैल्यू क्या होती है, आई आर, ओम्स लॉ, यह क्या है, ये है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। अब देखो ये ओम्स लॉ है, तो हमने यहाँ पे V की वैल्यू आई आर पुट कर दी, तो कितना आया, P इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई, तो P कितना आ गया, आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, लो। अगर मैं आपसे कह दूं, देखो पिछला वाला जो ये वाला फॉर्मूला था ना, ये था वोल्टेज और करंट के रूप में, ये है करंट और रेजिस्टेंस के रूप में। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास एक तार है, उसका रेजिस्टेंस मेरे को गिवन है 50 ओम, ठीक है। देखो बच्चों यूनिट्स ध्यान में रखनी है, रेजिस्टेंस की ओम, वोल्टेज की वोल्ट, पावर की वॉट, करंट की एम्पियर, ठीक है, ये याद रखना है आपको, वर्क डन की जूल चलिए, अब रेजिस्टेंस मेरे को दे दिया, करंट दे दिया, कितना 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 कितना, मान लो 2 एम्पियर, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि जो ये तार है इसकी पावर कितनी हुई, आप कहेंगे आई स्क्वायर आर, यानी कि आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला जो है, ठीक है। इसमें आप आई की वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 50, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 200 जूल, है ना,
ठीक है, खा गए मात, 200 जूल नहीं होगा, 200 वाट होगा। कोई बात नहीं, अभी तो ये कोई एग्जाम नहीं था, लेकिन एग्जाम में गलत मत लिखे आना, ठीक है। तो आंसर आ गया आपको 200 वाट, तो हमने ये भी क्लियर कर लिया। अब इसका एक लास्ट एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, लास्ट एक्सटेंडेड वर्जन। देखो एक ही चीज के पावर के हमने एक ये वाला फॉर्मूला देखा, एक ये वाला फॉर्मूला देखा, एक ये वाला फॉर्मूला देखा, ठीक है। आपको याद केवल ये रखना है और ये रखना है, ठीक है। इसी से सारे आ जाएंगे इन दोनों से। और अगर आप ये भी याद रखोगे ना, और आपको अच्छी खासी नॉलेज है फिजिक्स में, तो आप ये भी डिराइव कर लोगे। क्यों? क्योंकि सीधा वर्क डन की वैल्यू वहां से निकाल के यहाँ पुट करनी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला एक्सटेंडेड वर्जन, यहाँ पे जाता हूँ। अब देखो ये आ गया आई स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे पास था P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब मैं इसमें आर की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे कर रहा हूं, देखो कैसे। आई स्क्वायर आर ये था ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मैंने मल्टीप्लाई कर दी आर से, मैंने डिवाइड कर दिया आर से। कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा अपना, आराम से पावर आ जाएगा, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। मैंने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। अब ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और आई ये हो गया आई आर का होल स्क्वायर। किसी किसी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं, आर ये आगे हमारा पावर था, है ना। अब आई आर क्या है, वी। तो एक और फॉर्मूला निकल के आया, यहां पे लिख देता हूं, वी सॉरी पावर, यहां पे लिखता हूं कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको पावर के मैंने 4 फॉर्मूले याद करा दिए, वर्क डन अपॉन टाइम, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो कोई आपको वोल्टेज दे दे, मेरे पास वोल्टेज है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरे को दे दिया मान लो 50 ओम। आपसे पूछेंगे पावर बताओ, तो आप लगाओगे फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 50, तो पावर कितनी आई, 50 जूल नहीं 50 वाट। यार थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो गया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं पावर इज इक्वल टू 50 वाट। आ रहा है क्या यार इतना, आई थिंक नहीं आ रहा होगा, चलो आ रहा है, ठीक है। चलो यार यहाँ पे थोड़ी सी कचड़ा हो गया है, ठीक है। यहाँ से मेन चीज अलग करते हैं और फालतू चीजों को निकाल देते हैं। देखो जो मैंने वो किया हुआ है बॉक्स, वो आपका मेन है, ठीक है। इस मेन चीज को मैं अभी लिख देता हूं, आपको नोट करवा देता हूं, फिर आप नोट करेंगे और क्वेश्चन को फिर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी, पहले नोट कर लो। तो हमने क्या देखा बच्चों, पावर इज इक्वल्स टू, सबसे पहला फॉर्मूला वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, फिर हमने वर्क डन की वैल्यू वहां से पुट कर दी वी क्यू, तो आ गया हमारे पास में पावर इज इक्वल्स टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, पावर का ही। और पावर यहां पे हमने v की वैल्यू आई आर पुट करी, तो आई स्क्वायर आर, और फिर हमने इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करी, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो p इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पावर निकालने के लिए, ये आपको देखना पड़ेगा। क्यों, एग्जाम में क्या करेगा, कभी वर्क डन और टाइम की वैल्यू दे देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कभी आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकालना है। आपसे पावर पूछ लेगा, आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, आपसे पावर पूछ लेगा, तो आपको ये लगाना है, ठीक है। अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना, 4 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। अगर आप एक भी याद रखते हो ना, इसमें से एक भी याद रखते हो तो सारे फॉर्मूले अपने आप डिराइव हो जाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद रखो और ये याद रखो। इसमें क्या करना, v की वैल्यू आई आर डाल देना, या फिर तो ये आ जाएगा, और फिर इसमें r के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेना, ठीक है। अपने आप कर लेना इसको। अब इस पे आपको एक न्यूमेरिकल करवाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। चले न्यूमेरिकल की तरफ, ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल पावर वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। चले, ओके। तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिकल पावर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने इसका न्यूमेरिकल लिया है एनसीईआरटी का एग्जांपल 12.12, ठीक है, 12.12। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। आसान सवाल, धुआं धुआं कर देंगे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देता हूं, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला था। पहले पावर का था एक तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम,
ठीक है, वर्क डन की वैल्यू रखी वी क्यू, आ गया वी आई, वी की वैल्यू रखी आई आर, तो आ गया आई स्क्वायर आर, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, याद आपको एक ही रखना है। देखो मैंने अभी अभी चारों फॉर्मूले आपके सामने निकाल लिए मन मन में ही। तो पावर के आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। अब आपको देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है। अब देखो क्या क्या गिवन है मेरे को वोल्टेज गिवन है। ठीक है, तो वोल्टेज मैं लिख लूंगा, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और करंट गिवन है मेरे को, करंट आई 0.5 एम्पियर। अब देखो वोल्टेज और करंट को यूज करके हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? आई थिंक इस फॉर्मूले से, पावर इक्वल टू वी आई से। वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, निकालो आराम से। तो पावर इन्होंने पूछी है, तो पावर हम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू वी आई। वी है हमारे पास में 220, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 220 मल्टीप्लाइड बाई आई है हमारे पास 0.5। ये हटा, ये गया। ठीक है, ये चीज आती है, आ गया 110 जूल, नहीं वाट। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस खत्म कहानी, सिंपल। ठीक है, ओके। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर में एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बताया, वर्क डन बाय टाइम, और 3 और बताए, अभी मैं नहीं लिख रहा वो। ठीक है, तो इसमें यूनिट क्या है वर्क डन की? यूनिट मैंने आपको बताई वाट। अब देखो बच्चों क्या हुआ, वाट ना बहुत ही छोटी सी यूनिट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को अपने घर का एरिया नाप के दिखाएं मिलीमीटर स्क्वायर में, आप कहेंगे भाई मिलीमीटर स्क्वायर, ये तो बहुत ज्यादा एरिया बैठेगा, मतलब बहुत दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखो वाट ना हम कभी खर्च नहीं करते, हम खर्च करते हैं किलोवाट। ठीक है, तो इसलिए हम जो कमर्शियल यूज करते हैं इसका पावर का, हम जो कमर्शियली जो यूनिट यूज करते हैं, ये तो देखो ये तो आपकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, पर ये बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए जो हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं वो है किलोवाट आवर। आप नोट करेंगे कमर्शियल यूनिट क्या है इसकी, कमर्शियल यूनिट वाट ना होकर किलोवाट आवर, नोट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं किलोवाट आवर और जूल का वो रिलेशन। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं जैसे किलोवाट आवर, जैसे हम कहेंगे कि मेरी एक रीडिंग खर्च हो गई या फिर एक यूनिट खर्च हो गई बिजली की, तो हम कहेंगे मैंने 1 किलोवाट आवर यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो किलोवाट क्या होता है? किलोवाट इज नथिंग बट 1000 वाट्स। ठीक है, किलोवाट इज नथिंग बट 1000 वाट। अब देखो इसको हम जूल से कैसे रिलेशन इसका निकाल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं 1 किलोवाट आवर, ठीक है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, तो फिर 1 किलोवाट आवर को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 किलोवाट आवर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। ठीक है, आवर से को एच से डिनोट कर देते हैं, 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। अब देखो 1 किलोवाट किसके बराबर है? 1000 वाट के, तो इधर रख देता हूं। ठीक है, 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यार ये वॉट आप चाहिए तो छोटा लिख लो या फिर इसको कैपिटल W लिख लो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स होते हैं, उसमें 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये हो गया 3600 सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आ गया हमारा 360000 क्या वाट सेकंड। ठीक है, अब यार देखो एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि वॉट सेकंड जो यूनिट होती है ना, वही तो जूल होती है हमारा। देखो अगर मैं इस टी को उधर ले जाऊं तो W इज इक्वल टू PT, वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वर्क डन की यूनिट जूल, ठीक है, इज इक्वल टू पावर की यूनिट वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम की यूनिट सेकेंड्स, आ गया जूल इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। ये रहा वाट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, इसको हम जूल कर देंगे। यार ये वाट होता है या वॉट होता है? वॉट कहेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रहे हो WHAT वाला वॉट,
वाट कहेंगे तो पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है वाट कोई बात नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको हम कहेंगे जूल। ये आ गया हमारा 1 किलोवाट आवर। अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ आ जाएगा। ये देखो, अभी मैं आपसे निकलवाऊंगा बिजली का बिल किसी घर का ठीक है, ये चीज़ आप नोट कीजिए। यहाँ से हमने इसको डिराइव किया, आपको यही लिख के आना है। अगर उन्होंने 1 किलोवाट आवर पूछ लिया तो मैंने आपको बताया कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जो आपका होता है वो बराबर होता है 1 यूनिट के, जो आजकल बहुत महंगी हो रही है, लगभग 7 से ज़्यादा रुपए की हो चुकी है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप नोट कीजिए। हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, एनसीईआरटी का, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल। चलिए तो बच्चों चलते हैं अपने एनसीईआरटी के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, एंड रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज है, ठीक है, वो 400 वाट पर काम करती है और वो दिन में 8 घंटा चल रही है किसी के घर में, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, ठीक है। इन्होंने कॉस्ट दे रखी है एट द कॉस्ट ऑफ 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो इन्होंने पूछी कि एनर्जी की कॉस्ट कितनी हुई, ठीक है, एनर्जी की। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी आप समझ सकते हैं एक तरह से वर्क डन, जैसे हम कहते हैं ना पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो वर्क डन है ना, एक तरह से इसे ही एनर्जी कह रहा है। तो इधर टी को इधर ले आऊँ मैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और डब्ल्यू को हमने कह दिया ई, यानी कि एनर्जी, तो ई इक्वल टू पी टी। एक नया फॉर्मूला मैंने नोट कीजिए, ठीक है, ई इक्वल टू पी टी एनर्जी का फॉर्मूला है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो यहाँ पे पावर भी दिया है, टाइम भी दिया है, एनर्जी, ठीक है। इन्होंने हमने क्या कहा, इन्होंने जो एनर्जी कहा है ना वो एक तरह से वर्क डन को ही कहा है। तो मैंने आपको बताया ई इक्वल टू पी टी, फालतू की चीजें हटाते हैं। चलिए ई इक्वल टू पी टी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जो मैंने आपको कहा कि हम वर्क डन को ही एनर्जी बोल रहे हैं, तो वर्क डन की यूनिट जूल, तो एनर्जी की भी जूल। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि वर्क डन का सिनोनिम, यानी कि वर्क डन का जो एक रूप है वो है एनर्जी, ठीक है। चलिए अब रेफ्रिजरेटर हमारा है 400 वाट का, ठीक है, तो 8 आवर प्रति घंटे की उस पर कर रहा है। अब देखो रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी है, 400 वाट, तो पावर इज इक्वल टू 400 वाट। मैं इसको किलोवाट में करूंगा क्योंकि यहाँ पे किलोवाट दिया हुआ है, इज इक्वल टू 400 बटे 1000 किलोवाट, ठीक है। ये कितना आ गया, 0.4 किलोवाट। ये क्या लिखा है, पावर इतनी आ गई। पावर पता है, टाइम 8 घंटे प्रतिदिन, तो टाइम कितना आ गया, 8 घंटे। इसको क्या मैं सेकंड में चेंज करूंगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आवर गिवन है। पी पता है, टी पता है, ई निकाल लो, ई इज इक्वल टू पी टी से पी कैपिटल, एनर्जी निकाल लो, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 8, कितनी आई, 3.2 किलोवाट आवर। क्यों, क्योंकि ये किलोवाट में और ये आवर में, तो मल्टीप्लाई किया था किलोवाट आवर, 3.2 किलोवाट आवर। ये आई एनर्जी, ठीक है, ये आई एक दिन की एनर्जी। हमने 30 दिन थोड़ी ना लिए, हमने तो टाइम 8 घंटे लिया। 30 दिन में 8 घंटे होंगे क्या, ये कह रहा है 8 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो 30 दिन में कितना एनर्जी होगी, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 किलोवाट आवर। तो आपकी टोटल एनर्जी इतनी आ गई, कितनी, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक दिन की एनर्जी निकाली, कैसे, पावर मल्टीप्लाइड बाई उस टाइम में जो एक दिन में चल रहा है, तो एक दिन की एनर्जी आ गई। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया दिन में, 30 दिन चल रहा है ना, तो 30 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक जीरो से ये पॉइंट हटा, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 96 किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखो मेरे पास 96 किलोवाट आवर एनर्जी मैंने यूज करी, तो इन्होंने कहा है कॉस्ट निकालने को, और इन्होंने दिया हुआ है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, यानी कि अगर मैं 1 किलोवाट आवर खर्च कर रहा हूं तो मेरे को 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इतने किलोवाट आवर, अगर मैं 1 किलोवाट आवर खर्च कर रहा हूं तो मेरे को 3 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मेरे को 3 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर मैं इतने किलोवाट आवर खर्च करूंगा तो इतने मल्टीप्लाइड बाय 3, 96। ये आई थिंक आपका इस वाला चैप्टर का एनसीईआरटी में टफेस्ट न्यूमेरिकल होगा, एनसीईआरटी में, ठीक है, वैसे तो टफ नहीं है। 96 किलोमीटर पर आवर, ओ किलोमीटर पर आवर, किलोवाट आवर।
अगर आपको 1 किलोवाट आवर का 3 रुपए देना पड़ा, ये यहां से देखा, तो आपको 96 किलोवाट आवर के 96 मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज देने पड़ेंगे। कितना हुआ? 6 3 18, 8 1 9 3 27 28। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो कितनी आई? टोटल कॉस्ट 288 रुपया 288 रुपीज। ठीक है, आंसर आ गया आपका, यही है ना आंसर? आई थिंक यही होगा, यही है। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 288। आपको जब भी वो ऐसे देगा कि आपको पावर दे देगा और टाइम दे देगा, तो आप E इज इक्वल टू PT से आप एनर्जी निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक दिन की निकाली 3.2 किलोवाट आवर। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उनको दिन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वो 30 दिन की ना पूछ के एक ही दिन की पूछ लेता, तो हमारा आंसर यही हो जाता, इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 में। पर हमने 30 दिन की निकाली 96 किलोवाट पर आवर और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके रेट से, जो 3 रुपए पर किलोवाट आवर का था। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 288 रुपीज। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा, लेक्चर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगले टॉपिक के लिए कमर कस ली जाए। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चे चलते हैं फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो कमर कस ली जाए। चलिए, यार ये जूल की स्पेलिंग क्या होती है? जूल्स लॉ, कई लोग जैसे बोलेंगे जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ, कोई बात नहीं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ गर्मी। बहुत गर्मी हो रही है यार। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो, जैसे हम देखते हैं, मान लो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल पंखा है। पंखा छोड़ो, मैं बोलूँ आपके पास जो घर में वो नहीं होती प्रेस, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। चलो, प्रेस तो वैसे भी गर्म होती है। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो आपके पास, आप थोड़ी देर उसे यूज़ करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। जैसे आपका फ़ोन का चार्जर, आप उसे लगाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर यूज़ करेंगे, छू के देखना गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों हुआ? रीज़न है भाई, गर्म क्यों हुआ? तो हुआ क्या, देखो, अब भाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसमें क्या फ्लो करेगा? करंट। ठीक है, करंट किस में फ्लो करेगा? तारों में। ये रहा मेरा तार, ये तो पाइप है सर, ये तार थोड़ना है। अबे सर नहीं यार, तुम बार बार कमेंट में सर सर लिख के मेरे को भी आदत पड़वा दी। मैं अपने आपको सर बोलने का, भैया बोला करो मेरे को। ठीक है, चलो, माना कि तुमसे बड़ा हूं बट सर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये मेरा तार है, कौन सा वाला? जूम्ड इन वाला। ये मेरा जूम इन वाला तार है। अब देखो, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये जब भागेंगे आगे तभी तो करंट बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अब मैंने आपको जब रेजिस्टेंस बताया था तो मैंने समझाया था कि ये आपस में टकराते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो करंट है वो कम हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे, मान लो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये आया यहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे, दोनों टकराएंगे एक दूसरे से। जब ये टकराते हैं, जब कोई भी दो चीज टकराती हैं तो गर्मी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से टकरा के रगड़ेंगे, गर्मी पैदा हुई। देखो, दो पत्थर लो, उन्हें ऐसे रगड़ो, चिंगारी भी निकलती है और गर्मी भी पैदा होती है। तो इसकी वजह से जो ये गर्मी पैदा हो रही है, इसकी वजह से जो आपका अप्लायंस है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या ये टॉपिक खत्म हो गया? नहीं भाई, NCERT वाले हैं, CBSE वाले हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुमको, पूरा फॉर्मूला रटवाएंगे फॉर्मेलिटी के साथ, तभी छोड़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर इसको मिटाते हैं और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। फॉर्मेलिटी क्या यार, ये चीज तो आनी चाहिए। अब देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ा था कि E इज इक्वल्स टू PT। कैसे? पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। इसको T को उधर ले गए तो वर्क डन इज इक्वल्स टू PT। वर्क डन कोई तो हमने बोला था E एनर्जी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया था हमारा। अब देखो यार, जो ये एनर्जी खर्च हो रही है ना, ये एनर्जी कैसी एनर्जी है? मार करके ढक्कन भी गिर गया। ये एनर्जी कैसी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो, जैसे मैंने अपनी मान लो फोन का चार्जर चलाया, ठीक है, थोड़ी देर वो चलाया, मान लो 10 मिनट चलाया फोन का चार्जर, तो क्या वो कुछ एनर्जी खर्च हुई उसमें? उसकी वैल्यू आई पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, मैंने कितने 10 मिनट चलाया, मान लो चार्जर की पावर 100 वाट है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई वो जो टाइम मेरे पास जितनी देर मैंने चलाया, वो आ गई उसकी एनर्जी। ठीक है, अब यही एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, यही एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। भाई हमने यूज तो किया फोन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो भाग रहे थे उन्होंने ही तो मेरे फोन को चार्ज किया। ठीक है, कोई उसमें एनर्जी लॉस थोड़ी ना हुआ है, तो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकलेगी। तो इसका मतलब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यही एनर्जी हीट होती है, यही एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, तो यही हीट होती है। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, पीटी। अब देखो यार, एक ही चीज, वो तीन चीज के सेम फॉर्मूला, एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला, हीट का भी सेम फॉर्मूला, और हमारे पास में इसका वर्क डन का भी सेम फॉर्मूला। वर्क डन भी पीटी होता है, एनर्जी भी पीटी होता है, एच भी पीटी होता है। अब पीटी की वैल्यू रख दो, वी आई। पी क्या होता है भाई, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको निकलवाई थी वी क्यू। ठीक है, तो हमने पी के 4 फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो उसमें एक था वी आई, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो याद कर लो इसको, वी आई। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, वी आई टी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी एच की, तो जो यूनिट इसकी थी वही यूनिट हमने एनर्जी की मानी, तो वही यूनिट तो एच की भी होगी। ठीक है, हीट की, तो इसकी यूनिट क्या थी, जूल, तो इसकी भी यूनिट होगी जूल, और इसकी भी यूनिट होगी जूल। अब जूल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि भैया ये जूल जूल अंकल ने डिस्कवर किया था। तो H इज इक्वल टू वी आई टी फॉर्मूला आ गया। फिर से एक नया फॉर्मूला, नोट करें नोट करें नोट करें। अच्छा, इसमें वो आ रहा है यार, क्या बोलते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वाट क्या होता है, 1 किलो वाट आवर क्या होता है। तो वो चीज़ मैं आपको जब कराऊंगा जब आपके बोर्ड के समय होंगे। मैं 15-15 मिनट के लिए 15-15 मिनट में आपको हर एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, केवल रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये वाले लेक्चर्स देखिए। ठीक है, रिवाइज कराऊंगा तो उसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, वो चीज़ें इतनी मतलब इंपॉर्टेंट है वो, पर अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है इतनी पूछी नहीं है बोर्ड ने। तो अब की बार हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैं आपको तब करवा दूंगा। ठीक है, अभी उसकी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है, तो इस अभी जिसकी जरूरत है वो मैं करवा रहा हूँ। H इक्वल टू वी आई टी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे P इक्वल टू वी आई एक फॉर्मूला है ना, वैसे ही H इज इक्वल टू वी आई टी एक फॉर्मूला है। मान लो आपको कहे कि भाई वोल्टेज दे दी मेरे को, वोल्टेज कितनी, 100 वोल्ट। मान लो जो आपका चार्जर है उसकी जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट आ रही है। ठीक है, आपको दे दिया करंट, जो चार्जर में से करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर है। आपको दे दिया आपने टाइम कितने देर तक चार्जर चलाया, मान लो 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपकी जो हीट पैदा हो जाएगी चार्जर में, भाई आपने 100 वोल्ट सप्लाई करा, मान लो आपके घर में 100 वोल्ट का वो है, वैसे तो 220 का होता है, लेकिन मान लो 100 वोल्ट का है, 100 वोल्ट का करंट जा रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड, आपने 10 सेकंड तक चार्जर लगा रखा, तो उसमें कितनी गर्मी पैदा हुई, H इक्वल टू वी आई टी। वी पता है 100 वोल्ट, आई पता है 5 एम्पियर, टाइम पता है 10 सेकेंड, तो कितना आ गया, 5000 जूल। ठीक है, तो आपकी हीट आ गई 5000 जूल। ठीक है, चलिए अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं ना, सोना नहीं, एनर्जी एनर्जी, हाँ, तो इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलो मैं इसको एक और फॉर्म बता देता हूँ आपको। जैसे हमने पावर के 4 फॉर्मूले देखे ना, ऐसे ही हीट के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब देखो ये वी आई टी आ गया आपका। ओम्स लॉ क्या थी, वी इक्वल टू आई आर। बहुत फॉर्मूले हैं यार चैप्टर में। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद सारे जितने भी फॉर्मूले हैं शुरू से लेकर अब तक, वो मैं आपको यहाँ पे लिख भी दूंगा, और यहाँ से फोटो खींच के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स, जो नोट्स होंगे जो आप एंड टाइम पर रिवाइज कर सकते हैं, फिर जब भी आपका मन हो तब रिवाइज कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर का माइंड मैप मतलब कि एक पेज में पूरा चैप्टर जो समझाया हुआ है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। इस चैप्टर की फॉर्मूला शीट जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाओ देखो, पढ़ो, मौज करो, ऐश करो, बोर्ड वाले लोगों से नंबर लो। ठीक है, चलो H इक्वल टू वी आई टी, ये है हमारा ओम्स लॉ। अरे ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ है ये हमारा। अब देखो ये V की वैल्यू आई आर मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो क्या आ गया, H इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाइड बाई आई टी। ठीक है, V की वैल्यू आई आर इसमें पुट कर दी है, क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू, अब फिर वही काम करो, R के ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, आई स्क्वायर आर टी मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई आर।
ठीक है। अब देखो ये आर को अंदर ले जाओ तो ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, मेरे को पता है बहुत कचड़ा हो चुका है, मैं अभी बाद में फेयर करके भी लिखूंगा, डिवाइड बाई आर। समझ में आई इतनी बात। मैंने एक तो हमारे पास में ये फॉर्म आ गई वी आई टी, एक ये फॉर्म आ गई। अब देखो इसमें से कौन सी फॉर्म आपको फॉर्मूले की यूज करनी है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। मान लो वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर दे दे और टाइम दे दे तो ये यूज कर लो, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दे दे तो ये यूज कर लो, ठीक है। और अब देखते हैं अगली फॉर्म। आपको आर और आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, ये तो हीट ही रहेगा, ये भी यही है, तो आर और आर आ गया। अब आई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो गया, वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। ये आ गया हमारा एक नया फॉर्मूला, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी। टी क्या है, टाइम, वी क्या है, वोल्टेज, आर क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और एक और फॉर्मूला नहीं, ये है तो बस इतना ही। इसमें भी 4 फॉर्मूले हैं आपके, H इक्वल टू पी टी, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी। आप इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये याद रखो, ठीक है, बस ये याद रखो, ये इतना यूज नहीं होता, आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। और ये जो दो हैं ये इसी से निकल जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत कचरा हो चुका है, अभी मैं आपको फेयर करके दिखाता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का। 10th बोर्ड है भाई, अरे यार इतनी सीरियस बात नहीं है, 10th बोर्ड ही तो है, कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना है। पता है 10th बोर्ड ना ये है, 10th बोर्ड सीबीएसई के, और लोगों ने उसे क्या बना रखा है, 10th बोर्ड। भाई ये नहीं है, ये इतना ही है, ये 10th बोर्ड, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करोगे इसमें तो आपके आराम से 95 प्लस आ जाएंगे, मतलब थोड़ी सी नहीं करनी तो ज़्यादा पड़ेगी, पर इतना मुश्किल नहीं है इसमें 95 प्लस लाना। और यार 95 प्लस लाने से ना फायदे भी बहुत होते हैं, जितनी मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी। अब देखो यार इसमें मेहनत में अब ये नहीं है कि आप किसी पे पूरा डिपेंड नहीं हो सकते इस पर, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पे पूरा डिपेंड हो जाए। हाँ मैंने कहा है कि मेरे पे आप डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आपको मेरी पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ और नोट्स देता हूँ, माइंड मैप देता हूँ, PYQs जो मैं आपको दूंगा, सैम्पल पेपर जो मैं आपको दूंगा, आपको सब करने पड़ेंगे। 95 प्लस क्या 100 लाओ आप, ठीक है। साइंस में सब बढ़िया बात है, बट वही है ना, हर कोई इंसान कर नहीं पाता। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप लेक्चर्स को कहाँ बंद कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लीजिए, यही टाइम है आपके पास, जो टाइम एक बार चला गया फिर वो वापस नहीं आता है ना, फिर बाद में पछताएंगे कि काश तब पढ़ लिया होता। हाँ तो कुछ ज़्यादा सीरियस बातें हो गई, हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे फेयर करने की तरफ। तो मैंने आपको H के क्या फॉर्मूला बताए, H का पहला फॉर्मूला PT, H का दूसरा फॉर्मूला VIT, क्यों, P की वैल्यू VI रख दो, H का तीसरा फॉर्मूला V की वैल्यू IR रख दो ओम्स लॉ से, I स्क्वायर RT, H का चौथा फॉर्मूला R ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके V स्क्वायर बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। कौन से याद रखने हैं, ये वाला और ये वाला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो ये दोनों हैं ये इसी से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपको करंट दे दूं मैं I इक्वल टू 5 एम्पियर, मैं आपको रेजिस्टेंस दे दूं 3 ओम, मैं आपको टाइम दे दूं 5 सेकेंड्स, मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी गर्मी पैदा हुई होगी, ठीक है। तो आप बताइए कितनी गर्मी हुई होगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इनमें से, PT, पावर तो नहीं दी हुई ना, ये रहने दो, ये यूज नहीं करेंगे। VIT वोल्टेज गिवन है, गिवन नहीं है, रहने दो। I स्क्वायर RT, I गिवन है, बिल्कुल गिवन है, R गिवन है, गिवन है, T गिवन है, गिवन है, चलो लग गया। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I कितना है 5 एम्पियर तो 25 हो गया I स्क्वायर, R कितना है 3 ओम, T कितना है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप कर लेना, इतना जूल आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो खुद कर लोगे ना, ठीक है। तो चलिए फिर इसके छोटे से न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो बड़े फिर चलो, तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो बढ़िया न्यूमेरिकल है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाएंगे, पिछले भी कुछ फॉर्मूले रिवाइज होंगे, ठीक है। चलिए NCERT का एग्जाम्पल नंबर 12.10, एन इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन मतलब कि वो प्रेस, ठीक है, जिससे आप कपड़े
स्त्री करते हैं, स्त्री नहीं सॉरी क्या करते हैं उसे, जो भी कहते हैं प्रेस करते हैं, मेरे को तो प्रेस ही पता है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स द एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। मतलब कि जब वो जैसे हम करते हैं ना कि गैस को फुल कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जब हम अपने उसको प्रेस को फुल कर देते हैं ना, पूरी गर्म हो जाए अभी ये, तो वो देती है, वो कंज्यूम करती है, या फिर हम कहते हैं देती है, हाँ वो कंज्यूम करती है 840 वाट, ठीक है, एंड 360 वाट व्हेन हीटेड एट मिनिमम। मैं उसको सबसे कम कर दूँ कि भाई अब तो बहुत कम हो जाए, जैसे हम पंखे को कम कर देते हैं 1 पे कर देते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम गैस को कम कर देते हैं, सिम कर देते हैं, ऐसे ही हम उसको भी बहुत कम कर देते हैं अपनी प्रेस को कि अब तो कम गर्म हो जा, ठीक है, तो तब वो कंज्यूम कर रही है हमारा 360 वाट व्हेन हीटेड एट द मिनिमम। द वोल्टेज इज ऑफ 220 वोल्ट, सबको पता है। what are the current and resistance in each case, ठीक है। अब पता नहीं ये क्वेश्चन ये पूरे चैप्टर के जो मिलावट है उससे आया हुआ है, इसलिए कोई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये जगह खाली सी हो गई यार, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब देखो मैं आपको, इन्होंने पूछा है दोनों केस में कौन से, जब वो सबसे ज्यादा हमने खोल रखी है पूरी गर्म वाली और एक सबसे कम वाली, तो मैं निकाल रहा हूं मैक्सिमम पे, एट मैक्सिमम हीटिंग। हमसे क्या पूछ रहा है, करंट और रेजिस्टेंस एट मैक्सिमम हीटिंग। मिनिमम वाली आप खुद निकाल के दिखाएंगे मेरे को। तो बच्चों आप मैं आपको मैक्सिमम का निकाल के दिखा दूंगा, आप मेरे को मिनिमम का निकाल के दिखाएंगे, ठीक है, ओके। चलो एट मैक्सिमम हीटिंग पे जो वो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कितनी है, 840 वाट। पावर कह लो या फिर एनर्जी कह लो, मैंने पावर इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपकी एनसीईआरटी में एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो एनर्जी उन्होंने लिख दिया, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम, लेकिन हम इसको ऐसे मान के करेंगे कि टाइम 1 सेकेंड है, तो इसलिए टाइम अगर 1 हो जाएगा तो E इक्वल टू पी आ जाएगा। तो पावर लिखो एनर्जी लिखो, एक ही बात है, समझ में आई इतनी बात, ओके। इन्होंने लिखा नहीं वैसे टाइम 1 सेकेंड, पर कोई बात नहीं। अब देखो एट द रेट ऑफ 840 वाट पावर कितनी है, ठीक है, ओके। और हमारे पास में वोल्टेज कितनी है, पावर और एनर्जी में कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कंफ्यूज मत हो, पावर ही समझो इसको, एनर्जी जहां पे लिखा है उसको पावर ही समझो एक तरीके से, ठीक है, ओके। चलो अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एक तो करंट निकालना है, व्हाट आर करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। कौन सा केस, मैक्सिमम और मिनिमम वाला। मैक्सिमम वाला हम कर रहे हैं तो पहले करंट निकालते हैं। हमारा आ गया करंट यानी कि आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू आएगी, जैसे आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें पावर पता है और वोल्टेज पता है। सोचो एक बार, सोचो वीडियो को पॉज करो, सोच लिया, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, पहले हम निकाल रहे हैं करंट। हमारे पास में फॉर्मूला होता है आई, P इक्वल टू वी आई, यहां से आई क्या आ गया, P बटे V, निकल गया। पावर पता है, वोल्टेज पता है, आई आ जाएगा आपके पास। कैसे, आई इज इक्वल टू पावर कितनी है 840 बटे वोल्टेज कितनी है 220, 10 से 10 गया, किससे कटेगा ये, 2 से कट जाएगा, 42/11। अब इसको पॉइंटों में निकाल लेना, ठीक है, एम्पियर। इतना आ गया आपका करंट। और क्या पूछा है इन्होंने, और इन्होंने पूछा है हमसे रेजिस्टेंस ऊपर निकाल दूं क्या यार, चलो ऊपर निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस आपके लिए। रेजिस्टेंस कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, रेजिस्टेंस आर। हमसे इन्होंने एक तो करंट पूछा है, करंट की वैल्यू आ गई ये मैक्सिमम वाले में, मिनिमम वाले में आप निकालेंगे। रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या क्या पता है, अब हमें पावर पता है, हमें वोल्टेज पता है, हमें करंट पता है, करंट हमने निकाल लिया, तो हम इन तीनों को यूज करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या। फिर वीडियो को पॉज करो, सोचो, फॉर्मुलेज, उन फॉर्मुलेज को देखो, कहाँ कहाँ पी वी और आई आर में रिलेशन मिल रहा है मेरे को, सोच लिया, बताओ मैं, ओके। चलो ओम्स लॉ यार, V इक्वल टू आई आर क्या आ गया, आर आ गया V अपॉन आई, लो पावर की जरूरत भी नहीं पड़ी, ओम्स लॉ लगा दी, ठीक है। V पता है कितना है 220,
आई कितना है 42/11, 11 ऊपर गया। समझ में आई थी बात। अब इसको निकालते रहना यार, मल्टीप्लाई करके, इतना मेरे बस की तो है नहीं। ठीक है चलिए, ये किस में आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस है आर हमारा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम में निकाल के दिखा दिया और मैंने आपको करंट भी मैक्सिमम में निकाल के दिखा दिया। मिनिमम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 840 मैक्सिमम पे थी ना, मिनिमम पे 360 वाट है, तो पावर को केवल 360 वाट कर देंगे। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ली है 840। यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि आप उसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए, एक बार मैं देख लूँ चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग उसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए एनर्जी और पावर में। देखो क्या हुआ, पी ई इज इक्वल टू पी टी होता है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में हम वैसे भी लेट करते, एज्यूम करते कि टाइम हमारा 1 सेकेंड है, तो हमने कह दिया E इक्वल टू पी। ठीक है भैया, ये कैसे एज्यूम किया आपने, करते हैं यार इसमें एज्यूम। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको, ठीक है, तो आपको एज्यूम ऐसे करना पड़ेगा। तो आप एनर्जी को एक तरह से पावर मान के सॉल्व कर सकते हैं। आप एक तरह से और नोटिस कर सकते थे कि भाई वाट किसकी यूनिट होती है, उस एनर्जी की तो नहीं होती, एनर्जी की तो जूल होती है, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इमेजिन किया कि ये पावर दी हुई है हमें। ठीक है, आप यूनिट देख के भी कर सकते हैं, यूनिट का बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, अब देखो हम छोटे छोटे दो टॉपिक समझ लेते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर भी बता दूंगा आपको। ठीक है, करें शुरू। ओके, ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या होता है, इसका सिंबल कैसा होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था शायद, कुछ ऐसे करके, यहाँ पे प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एक गोला बनाना, बीच में ए लिख देना। अब इसका काम क्या होता है एमीटर का, ये छोटा सा ना एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, छोटा सा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये क्या करता है, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट। कैसे, मेरे पास ये सर्किट है, ये रही मेरे पास में बैटरी कह रहा हूँ सेल, और ये रहा मेरा एमीटर, ये रहा मेरा कोई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट जाएगा आई, अब देखो कुछ करंट जो इसमें आई जाएगा ना, तो जो एमीटर है वो इस करंट को नाप के बता देगा कि मेरे अंदर कितना करंट जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, एमीटर मेजर करता है करंट को। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद सीरीज इन बैटरी, ओ सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी, मतलब कि हमेशा बैटरी के से, देखो ये बैटरी और एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में मतलब कि जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था कि जो एक ही तार से कनेक्टेड हो। ठीक है, ये हो गए हमारे सीरीज में। देखो इसमें मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फंडा क्लियर होगा। सीरीज में अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर देता, कुछ ऐसे, देखो ऐसे, अभी अगर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो वो तो सीरीज में है। ठीक है, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। अगर मैंने ऐसे कनेक्ट कर देता एमीटर, ऐसे कनेक्ट नहीं करना है तो पैरेलल हो गया। अब एमीटर गलत रिजल्ट्स दिखा देगा। ठीक है, जो करंट की वैल्यू आ रही है ना यहाँ रेजिस्टेंस में, वो नहीं दिखाएगा, एमीटर कुछ और दिखा देगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे नहीं लगाना, हमेशा सीरीज में लगाना है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उस पर सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। अ गुड एमीटर हैज लो इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इसका एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखो मान लो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बड़ा सा बनाता हूँ ना, ये रहा मेरा एमीटर, ये रहा मेरा रेजिस्टेंस। अब मान लो इस एमीटर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ। ठीक है, वो ये वाले रेजिस्टेंस में ऐड होगा। ठीक है, अब इस वाले रेजिस्टेंस में ऐड होगा तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अगर वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा तो वोल्टेज जो हमारी बैटरी की है वो तो सेम रहेगी, यानी कि अगर उस रेजिस्टेंस को बढ़ाया, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को रोकने की क्षमता, तो हमारा करंट कम हो जाएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा, किसकी वजह से, एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो हमारा करंट कम हो जाएगा। इसलिए हमें जो एमीटर है वो गलत वैल्यू दिखा देगा, इनएक्यूरेट वैल्यू दिखा देगा करंट की। ठीक है, इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। एक जो हमारा बेस्ट एमीटर होता है, आइडियल एमीटर जिसको हम कहेंगे, उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर बिल्कुल ही खत्म है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल एमीटर का, तो वो बेस्ट एमीटर है। ठीक है, चलिए एमीटर की बात हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ये बात याद रखना कि एमीटर हमेशा बैटरी के साथ या फिर जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उसके साथ हमेशा सीरीज में कनेक्टेड हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, करें क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारा प्यारा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सर्किट, यानी कि हमें बस यही बताना है कि जो एमीटर है उसकी पोजीशन करेक्ट कहाँ पे है। हमने देखा है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए बैटरी के साथ। ठीक है, या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो उसके साथ।
अब देखो ये रेजिस्टेंस है हमारा, तो एमीटर इसके साथ किस पे कनेक्टेड है, पैरेलल पे की सीरीज में? मेरे हिसाब से तो पैरेलल में, यही नहीं तो एक ही तार पे कनेक्ट होगा, ये अलग सा तार निकला है तब एमीटर कनेक्ट हुआ है, पैरेलल में कनेक्ट है इस रेजिस्टेंस के साथ एमीटर, ये रहा एमीटर, ठीक है। तो ये पैरेलल में है, हमें चाहिए सीरीज में, तो ये ऑप्शन गलत, सर्किट गलत है ये। इसमें देखते हैं बैटरी के साथ सीधे सीधे पैरेलल में दिखाई दे रहा है यार ये तो, अबे भाई सीरीज में होता तो कुछ यहाँ पे होता या फिर यहाँ पे होता, ठीक है। ये तो सीधा सीधा पैरेलल में है, देखो अलग सा तार निकला हुआ है इसके लिए, ये रहा, ठीक है। तो ये भी नहीं, इस ऑप्शन को देखो, ये यहाँ से, हाँ अब सीरीज में लग रहा है, एक ही तार से जुड़ा हुआ है, देखते हैं सीरीज में लग रहा है। यहाँ पे देखो बैटरी के साथ पैरेलल में हो गया, गलत, तो सही कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आसान सा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वोल्ट मीटर। तो बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, कुछ ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसे एमीटर में इसके अंदर ए था, वोल्ट मीटर में वी आ गया, ठीक है। ए फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर। इट मेजर्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज, मान लो देखो, चलो इसे देख लो, पहले पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाता हूँ। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, जैसे हमने एमीटर देखा था कि वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता था, इसमें ये पैरेलल में कनेक्ट होता है किसके साथ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं। अ गुड वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, जैसे एमीटर का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कम चाहिए था कि एक अच्छे एमीटर का कम रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही एक अच्छे वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक इन आइडियल यानी कि एक बेस्ट सबसे बेस्ट वाला जो वोल्ट मीटर है, यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, मैंने कहा हाई रेजिस्टेंस अच्छा है, तो बेस्ट वोल्ट मीटर यानी कि आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। ओके चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, ये कैसे नापता है। हम हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका भी हमें नापना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस, ये सेल, मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्यारा सा बल्ब लगा दिया। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कि वोल्टेज कितना होगा, सॉरी मेरे को नापना है जो ये रेजिस्टेंस है ना, मेरा रेजिस्टर जो है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V, ठीक है। इसके बीच में कोई पोटेंशियल लॉस्ट हुआ होगा, क्यों, तभी तो करंट फ्लो किया जब पोटेंशियल लॉस्ट हुआ होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को यहाँ तक नापना है, मान लो A से लेकर B तक का नापना है मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करूँगा, पैरेलल में, सीरीज में नहीं, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर V लगा दूंगा। तो क्या होगा, तो V जो रीडिंग दिखाएगा वो होगी इसकी वोल्टेज की, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। एक चीज़ और दिखा दूँ, मान लो ये रहा रेजिस्टेंस, फिर से यहीं पे इसी में दिखा देता हूँ। अगर मेरे को इस सेल की वोल्टेज नापनी हो कि सेल कितने वोल्ट का है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर, ऐसे पैरेलल में, सीरीज में नहीं, पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे तो क्या होगा, इसकी वोल्टेज पता चल जाएगी मेरे को, किसकी, सेल की। देखो हमने 2 पॉइंट के बीच में लगाया है तो बीच में सेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वोल्टेज पता चल जाएगी, रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो फिर मैंने आपको वोल्ट मीटर भी बता दिया, एमीटर भी बता दिया, करंट कैसे बनता है सब कुछ बता दिया है इस चैप्टर में। कुछ बता तो नहीं, बचा तो कुछ भी नहीं आई थिंक, ठीक है। तो चैप्टर होता है खत्म। फिर हाँ वो तो मैं भूल ही गया, फॉर्मूला शीट। तो यार फॉर्मूला शीट अभी लिखने का मन नहीं है मेरा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा खाम का, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं वहाँ पे आराम से पूरा लिख के आपको मैंने उसमें दे दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया चैप्टर खत्म, फिर बल्ले बल्ले करो अब। और इसका मैं एक शॉर्ट रिवीजन लेके आऊँगा आपके बोर्ड के टाइम पे, जिसमें मैं 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। वो उनके लिए, उन वाले बच्चों के लिए जो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, उन्हें केवल रिवाइज करना है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं जब 10th क्लास में था, ठीक है, बचपन में, तो क्या हुआ, 10th क्लास में जैसे मैं था तो मेरे को रिवीजन के लिए पूरे लेक्चर्स देखने पड़ते थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब चलो यूट्यूब पे ऐसा स्टार्ट करते हैं। आपको यूट्यूब पे शायद मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा 15 मिनट में रिवीजन, लेकिन मैं लेके आऊँगा, हर एक टॉपिक पे उसमें कवर करेंगे, लेकिन जल्दी बातें बताऊँगा उसमें, इसलिए केवल वो रिवीजन होगा। तो एंड करते हैं इस लेक्चर को, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।